दोस्तों नमस्कार। एक ही तो शख्स है जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कमोवेश एक बराबर है। भारत के भीतर कोई चुनाव हो, वह शख्स चुनाव जिता देता है। भारत के सामने कोई संकट हो, उस संकट का समाधान वो शख्स कर देता है। इस देश में दीपावली आए या होली आए, वह शख्स सेना के बीच नजर आता है और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर भारत कितनी तरक्की कैसे कर रहा है इसको बताने से वो शख्स चूकता नहीं है। वो शख्स भारत की इकोनॉमी को भी चौथे नंबर पर ले आया और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, इसकी मुनादी उस शख्स ने कर दी है। वो शख्स दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में घूमा हुआ शख्स है, यानी दुनिया का कोई देश बचा नहीं होगा या फिर उंगलियों पर गिनती के देश बचे होंगे जहां पर उस शख्स ने यात्रा नहीं की। भारत के 140 करोड़ लोगों का जिक्र नहीं किया। भारत की इकोनॉमी, भारत का बाजार, भारत के भीतर चुनावी ताकत और इन सब के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय छवि ना बनाई हो। दुनिया के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई सम्मेलन हो, सभा हो, मुलाकात हो और दुनिया के तमाम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो खड़े हैं, वो G7 हो, G20 हो, वह एशियान हो, वह क्वाड हो, वह एससीओ हो, वह ब्रिक्स हो, तमाम जगहों पर इस शख्स को खोजा जाता है। यह शख्स हमारे देश का प्रधानमंत्री है, नाम है नरेंद्र मोदी। और 2014 से 2019 तक जितने देशों की यात्रा बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और जितने सेमिनार उन्होंने, वो सिडनी हो, वो लंदन हो, वो अमेरिका का कोई भी शहर हो, वह अपने तौर पर इतनी बड़ी पहचान के साथ गए और पहचान बनाकर लौटे कि पहली बार अमेरिका को भी यह लगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर हैं जो अमेरिकी चुनाव में जाकर एक उम्मीदवार का हाथ पकड़कर कहने से चूकते नहीं हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन इन तमाम पन्नों को आज आप भूल जाइए, क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति इस वक्त उसी शख्स यानी भारत के प्रधानमंत्री के सामने आकर खड़ी हो चुकी है जहां से वो कतराने लगे हैं, वो बचने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी यात्राएं थम सी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सभा सम्मेलनों में अब वो सीधे शिरकत नहीं करते हैं, वर्चुअली जुड़ जरूर जाते हैं, लेकिन आमना सामना वो नहीं करना चाहते हैं। और ये आमना सामना बीते 11 बरसों की अनकही कहानी है, जिस कहानी के तमाम पात्र अमेरिकी राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घुमड़ते रहे और भारत अमेरिका के सबसे करीब, भारत की इकोनॉमी, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट, व्यापारिक रिश्ते अमेरिका के सबसे करीब, अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन चुने, कैसे चुने, इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री की पहल, और इन सब के बीच आज की तारीख में उसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सामना ना हो जाए, ऐसी सोच क्यों आ गई है? यह सवाल इतना बड़ा है क्योंकि भारत कोई छोटा देश तो है नहीं और भारत दुनिया के बाजार में एक बड़े बाजार के तौर पर भी है। यहां पर जो कंज्यूमर हैं उनकी तादाद भी कई यूरोपीय देशों को अपने में खपा ले ऐसी है। फोर्ब्स ने आज ही एक सूची 100 रईसों की जारी की, उसमें से सबसे ज्यादा भारत के ही हैं, 18 रईस। जी, 141 करोड़ में 18 रईस, टॉप 100 रईसों में भारत के हैं। उसमें भी 2 ऐसे रईस हैं जिनकी शुमारी टॉप 20 में होती है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। भारत के भीतर जो नेटवर्थ इन कॉरपोरेट्स का बढ़ा है, उसने भारत की जीडीपी की रफ्तार को पीछे छोड़ दिया। कई गुना रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ते चले गए और उन सब के पीछे पश्चिमी देशों के, विकसित देशों के बैंकों ने खूब कर्ज भी दिया और उन्हें आगे भी बढ़ाया। भारत के प्रधानमंत्री ने उनके आश्रय और अपनी कूटनीति के आश्रय दोनों को मिला दिया और बिजनेस भी चमका और भारत के संबंध भी आगे बढ़े। फिर वही सवाल, ऐसा क्या है? प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को थाम क्यों चुके हैं? कल से कुआलालंपुर में, मलेशिया में कुआलालंपुर आता है, वहां पर एशियान की बैठक है, 10 देश उसमें शरीक होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां पहुंचेंगे
और मलेशियाई प्रधानमंत्री ने भारत से बकायदा गुहार की थी कि आप आइए और 1-to-1 ट्रंप के साथ बैठक कर लीजिए। व्हाइट हाउस इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, लेकिन कल ऑफिशियली जानकारी दे दी गई प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर नहीं जाएंगे, एशियान की बैठक में शामिल नहीं होंगे। जबकि वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दो दो हाथ कर चुके ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की मौजूदगी होगी। यह अलग मसला है कि पुतिन यानी रूसी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं होंगे, लेकिन इसकी अगली खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कुआलालंपुर से जापान जाएंगे, जापान से दक्षिण कोरिया जाएंगे, दक्षिण कोरिया में उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ होगी। और इस वक्त चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं, टैरिफ को लेकर, तेल को लेकर, ब्रिक्स को लेकर, संबंधों को लेकर। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? और इस दौर में आखिरी मुलाकात जब उनकी फरवरी 2025 में हुई थी, उस वक्त भारत और अमेरिका के साथ रिश्ते कैसे प्रगाढ़ होंगे, इसका एक पूरा खाका खींचा गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि जब जून के महीने में G7 की बैठक कनाडा में हो रही थी, उस वक्त कनाडा में उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वहां से निकलकर वाशिंगटन जा चुके थे। और वाशिंगटन पहुंचकर उन्होंने न्योता प्रधानमंत्री मोदी को भेजा था, आइए हमारे साथ आप लंच कीजिए। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर को भी उन्होंने बुलाया था। और उससे ठीक पहले पहलगाम का हमला हुआ था, उसके ठीक बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर किसने रुकवाया, कैसे रुकवाया, अमेरिका क्या मानता है, भारत क्या कहता है, आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमारी भारत की और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ताकतवर देशों के बीच बैलेंस बनाने की परिस्थिति भी भारत के साथ जुड़ी है। ज्योग्राफिकली भी और कहें तो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी भारत ऐसी जगह मौजूद है जहां पर अमेरिका के भीतर भी यह सवाल है कि भारत को आप कैसे छोड़ सकते हैं चीन और रूस के हवाले करके। यूरोपियन कंट्रीज में यह सवाल है। लेकिन फिर वही सवाल, भारत के प्रधानमंत्री G7 में भी आमना सामना अमेरिकी राष्ट्रपति का नहीं हुआ था और एशियान की बैठक में भी नहीं होगा। अगले महीने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें जाएंगे, लेकिन ये जाएंगे तब शब्द निकल कर आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया बस दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की नीतियां उन्हें खराब लगती है, अनुकूल नहीं लगती है। और इस कतार में अगर आपके जहन में क्वाड भी आता है, वो क्वाड जो एक लिहाज से चीन को रोकने के लिए बनाया गया था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। भारत में यह बैठक इसी बरस के अंत में होनी है, या कहें होनी थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर बैठक में क्वाड में ना आए तो इस क्वाड का कोई मतलब नहीं होगा। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति शपथ ली थी जनवरी के महीने में, तो उसके बाद पहली बैठक क्वाड के विदेश मंत्रियों की ही हुई थी और उसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर शामिल भी हुए थे। और जयशंकर उस वक्त कहने से चूके नहीं थे कि इस बार भारत में क्वाड की बैठक बरस के अंत में होगी तो अमेरिकी राष्ट्रपति आएंगे, और एक आश्वासन भी मिला था उन्हें। लेकिन तमाम परिस्थितियां डगमगाती चली गई और यहीं से सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में खड़ा हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने क्यों नहीं जाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर तारीफ कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया और वर्चुअली कल वो जुड़ेंगे। जब ट्रंप भाषण दे रहे होंगे एशियान की बैठक में, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन आमने सामने नहीं होंगे। वर्चुअली में तो आप कभी भी बटन दबा सकते हैं और गायब हो सकते हैं, लेकिन जब आप आमने सामने होते हैं तो पूरे दुनिया की कैमरे आपकी ऊपर नजर डाले हुए होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी होती है। और भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री 27 यानी परसों के दिन भारत के प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करते हुए एशियान में अपनी बात को रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे।
यानी इस बरस मुलाकात कहीं नहीं होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल यह निकलने लगा है, क्या वाकई टैरिफ का खेल है ये? और बिना टैरिफ को फाइनल किए हुए भारत के प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहते हैं। वो जानते हैं चीन के साथ कैसे भी समझौते हो जाएं, कैसी भी डील हो जाए, लेकिन दोस्ती नहीं हो सकती है। और नहीं दोस्ती का मतलब यह है कि अमेरिका के साथ तो दोस्ती थी। अमेरिका ने भारत की इकोनॉमी को सहेजने में और भारत ने अमेरिका के साथ खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई रास्तों को निकालने में मदद की। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के वक्त जब रूस ने खुला ऑफर दे दिया कि हम आपको 33% की रियायत देंगे, आप हमसे तेल खरीदिए, और भारत ने तेल खरीदना शुरू कर दिया, जो एक वक्त 1% से भी कम तेल रूस से लेता था। यानी भारत को सामान्य तौर पर कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अपनी जरूरत के लिए 85% चाहिए, उसमें से सिर्फ 1% रूस से तेल आता था। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद बढ़ते बढ़ते उस 85 में से 42% तक तेल भारत आने लगा। 2025 यानी इस बरस भी पहले 6 महीनों में लगभग 36% तेल, कच्चा तेल रूस से भारत ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। और यहां से बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया कि अब भारत रूस से तेल कैसे लेगा, और रूस से अगर तेल नहीं लेगा तो इस कतार में अब भारत की आर्थिक परिस्थितियां कहां जाएंगी? क्योंकि भारत रूस से जो तेल मिल लेता है वो $63 प्रति बैरल मिलता है, और अगर वो अमेरिका से लेगा तो $83 प्रति बैरल उसे मिलेगा। यानी रूस $20 प्रति बैरल सस्ता देता है। लेकिन अमेरिका ने रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाया है। यह एक लिहाज से अप्रत्यक्ष तौर पर रूस की सभी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध है। और भारत जो अभी तक 36% तेल 2025 में ले रहा है, नए प्रतिबंध के बाद हालात बदल जाएंगे। बड़ी रिफाइनरीज ने भी और निजी रिफाइनरीज में भी, जिसमें रिलायंस का जिक्र आप कर सकते हैं, उसने भी अब रूसी तेल खरीदना बंद करने की दिशा में ऐलान कर दिया। तो क्या इस तरीके से भारत की घेराबंदी रूस के जरिए या रूस की घेराबंदी भारत को रोककर हो रही है? रूस सीधे टकराने को तैयार है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं इस यान में। एशियान यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, और यहां पर 26 से 28 तक कुआलालंपुर में बैठक होगी। इसमें जापान के प्रधानमंत्री होंगे, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला होंगे, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी होंगे, और ट्रंप कल ही पहुंच रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री कल ही वर्चुअली जुड़ रहे हैं। यानी 3 सवाल ऐसे इस दौर में आकर खड़े हो गए हैं जो भारत की इकोनॉमी पर सीधे चोट करते हैं। अमेरिका से दो हाथ नहीं करेगा भारत, लेकिन भारत खामोश भी नहीं रहेगा, यह मैसेज भी देना चाहते हैं। और इन सब के बीच भारत अब अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब या इस सवाल की मुश्किल व्हाइट हाउस में कल रात, जब वहां पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता बता रही थी कि भारत अब रूस से तेल नहीं लेगा, यानी एक लिहाज से भारत को लगभग 30 से 60 हजार करोड़ के बीच का घाटा हो जाएगा हर बरस। लेकिन क्या कहा व्हाइट हाउस में, सुनिए जरा। Read the sanctions and look at them, they're pretty hefty. And I saw some international news out of China this morning that they're scaling back oil purchases from Russia. We know India has done the same at the request of the president. The president has also pushed European countries, our allies, to please stop their purchases of Russian oil as well. So it's full court press for sure, and we expect that these sanctions are going to do harm, as the Secretary of Treasury said yesterday. जवाब तो देना चाहिए या खामोशी बरतनी चाहिए, यह सवाल ठीक वैसा ही है जैसा कल वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत के कॉरपोरेट गौतम अडानी को लाभ मिलता रहा है। और भारत की सबसे बड़ी संस्थागत संस्था जो है, जो बाजार में पैसा लगाती है, उसमें एक LIC है। उसने $3.9 बिलियन यानी तकरीबन 33-34 हजार करोड़ रुपए
2025 की शुरुआत में उस कंपनी में निवेश कर दिया जो घाटे में थी, भारी कर्ज में थी। अमेरिका में घूसखोरी का आरोप उस पर चल रहा है और भारत के भीतर जो ग्राहकों की यानी उसके अपने जो पैसे भारत के लगाते हैं एलआईसी में, वो पैसा डाइवर्ट करके उस कंपनी को बचाने में लग गया है। यानी एक ऐसी परिस्थिति में वाशिंगटन पोस्ट ने भी रिपोर्ट का ये छोटा सा हिस्सा, बड़ा हिस्सा तो यह है कि दुनिया के किस किस देश में अडानीज को समर्थन देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने क्या क्या पहल की, यानी यह सब कुछ अंधेरे में नहीं है। यानी अमेरिकी पॉलिसी एक तरफ रूस पर प्रतिबंध लगाए, दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट एक रिपोर्ट छापे और तीसरी तरफ यह मैसेज बहुत साफ रहे कि भारत के प्रधानमंत्री की मंशा इस दौर में कॉरपोरेट को लेकर, भारत के भीतर लोगों को लेकर क्या रही है और क्या है। हालांकि एलआईसी ने इसको आरोप को गलत बताया और कहा कि हर निवेश हम पूरी ईमानदारी और सावधानी पूर्वक जांच के साथ करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट या प्लान हमने कभी तैयार नहीं किया कि एलआईसी ने अडानी ग्रुप में निवेश करेगा। यानी एलआईसी की मजबूती और साफ सुथरी फैसला लेने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए वाशिंगटन पोस्ट ने यह रिपोर्ट छापी। यह भी एलआईसी ने कहा कि कंपनी की अच्छी इमेज को खराब किया जा रहा है। लेकिन तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया कि भारत के मजबूत वित्तीय क्षेत्र की बुनियाद को खराब करने के मकसद से ऐसी रिपोर्ट छापी गई। मार्केट कैप एलआईसी का 5.63 लाख करोड़ का है और जिस लिहाज से कंपनियां चल रही हैं या शेयर बाजार में लगा रही है, उसमें सवाल तो सिर्फ एक ही देना था, आपने पैसा दिया या नहीं दिया। नहीं दिया तो आप वाशिंगटन पोस्ट पे केस कर दीजिए, और अगर दिया है तो किस नियम, कायदे, कानून के तहत आपने उस कंपनी में निवेश किया है यह तो बता दीजिए। क्योंकि अडानी ग्रुप में एलआईसी का जो पैसा है वो तकरीबन 60,000 करोड़ के शेयर उसके पास हैं। रिलायंस में लगभग 1,33,000 करोड़ के शेयर एलआईसी के पास हैं। इसी कड़ी में आईटीसी पर भी 82,800 करोड़ के शेयर पास हैं। एचडीएफसी में भी 64,725 करोड़ के शेयर एलआईसी के पास हैं। जब इस कड़ी को बता रहे हैं तो आपको इनकार कर देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अडानीज के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है। अमेरिका का अखबार वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट छापता है। अमेरिका का व्हाइट हाउस इस पे चर्चा करने से घबराता नहीं है। और इन सब के बीच एलआईसी 10 लाइनों की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, देख लीजिए। दरअसल एलआईसी की इस प्रेस रिलीज को देखकर पीयूष गोयल याद आ ही जाएंगे। पीयूष गोयल एक गोल मेज मीटिंग में यह कहने से नहीं कतराते हैं कि अमेरिका हमारे माथे पर बंदूक टिकाकर हमसे टैरिफ समझौते नहीं कर सकता। और अगली लाइन कहते हैं, अमेरिका के साथ हमारे टैरिफ समझौते अच्छे होने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। दो रास्तों पर चलते हुए भारत की इकोनॉमी को सहेजना और संभालना कितना मुश्किल है। क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपनी यात्राएं बंद कर दी और अमेरिका के साथ टैरिफ के समझौते जब तक फाइनल नहीं होता वो रुके हुए हैं? या फिर इन सब के बीच जो ग्लोबल टेंशन जियोपॉलिटिक्स को लेकर चल रही है, जिसमें चाइना के साथ शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति की, जो एशियान की बैठक के बाद दक्षिण कोरिया में होनी है, तो क्या उसका इंतजार हो रहा है? अन्यथा भारत के भीतर की परिस्थितियां बहुत साफ बताती है कि भारत का कोर सेक्टर जो अगस्त के महीने में 6.5% के ग्रोथ पे चल रहा था, सितंबर के महीने में वो घटकर 2.4 के ग्रोथ पर आ गया, यानी 3 गुना नीचे आ गया। कोयला 11.4% के ग्रोथ से कम कर 1.2% के ग्रोथ पर आ गया। क्रूड ऑयल 2.4% के ग्रोथ से नीचे 1.3% के ग्रोथ पर आ गया। नेचुरल गैस 3.8% के ग्रोथ से नीचे आकर 2.2% के ग्रोथ पर आ गई। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 3.7% के ग्रोथ से नीचे आकर 3% के ग्रोथ पे आ गया। सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी खपत भारत में बढ़ी है, क्योंकि यही 4.1% के ग्रोथ से 6.3% तक गया है। फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है,
फर्टिलाइजर की ग्रोथ 4.6% से 6.2% गई जरूर है, लेकिन वो महंगा होते चला जा रहा है, उसकी कीमत बढ़ी है। और इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह भी है कि भारत डॉलर के मुकाबले रुपए को कैसे स्थिर रखे या डॉलर की कीमत कैसे बचाए, इसके लिए अगस्त के महीने में 7.7 बिलियन डॉलर का सेल भारत ने किया है। और गोल मेज में बैठकर पीयूष गोयल कहते हैं, आप हमारे माथे पर बंदूक लगाकर हमसे टैरिफ समझौता नहीं करा सकते हैं। And we are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. But that's how deals are done these days. It's a deadline. I don't think so. Tariffs come in midnight on this date. Take it or leave it. India looks long term. India never takes decisions in a rush or on the pressure of the moment. And we've accepted if there's a tariff on us, there is a tariff on us. We are looking how to overcome that. We are looking at newer markets. We are looking at a stronger demand impetus within the Indian economy. So we have a very resilient structure, 1.4 billion people. दरअसल कोई मायने नहीं रखता है कि भारत का कोर सेक्टर कैसे नीचे जा रहा है, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे नेगेटिव में है, भारत में क्यों रोजगार नहीं है, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों नीचे है, फर्टिलाइजर से लेकर रेयर अर्थ मटेरियल तक के लिए भारत चीन पर निर्भर क्यों हो चला है, भारत के भीतर सिर्फ असेंबलिंग ही क्यों होती है और चीन से जो माल आता है अगर वो ना आए तो हमारा पूरा मेक इन इंडिया कैसे डगमगा जाए, कोई मायने नहीं रखता है। भारत ब्रिक्स में शामिल होकर क्या वाकई रुपए को आगे बढ़ा सकता है? भारत क्या एससीओ की बैठक में शामिल होकर और दिल्ली से बीजिंग तक सीधे जब हवाई यात्रा शुरू होगी तो क्या भारत की इकोनॉमी संभल जाएगी? ये सारे सवाल कोई मायने रखते ही नहीं है। असल सवाल यह है कि भारत में एकमात्र शख्स यानी प्रधानमंत्री मोदी, उनकी छवि के इर्द गिर्द भारत की पूरी घरेलू राजनीति चलती है। राज्यों के चुनाव हो या इस देश के भीतर कोई भी मुद्दा हो, कॉरपोरेट के साथ यारी हो या एलआईसी सरीखी संस्था के पैसा लगाया जाए शेयर बाजार में और जनता को कानो कान खबर ना हो और वाशिंगटन पोस्ट से खबर उड़कर भारत पहुंचे, और इन सब के बीच भारत के बैंकों की जो परिस्थितियां हैं उसमें आरबीआई डिविडेंड सारा का सारा सरकार को देती चली जाए और डूबते बैंकों के बीच की परिस्थितियों में बैंकों को संभालने का भी रास्ता ना बचे। और भारत का एक बैंक था लक्ष्मी विलास बैंक, जो कि सिंगापुर की एक कंपनी के हवाले कर दिया गया, और वो बैंक के आश्रय क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने पॉलिटिकल डील्स को आगे भी करता है? क्या यहां के पॉलिटिशियन उसके आश्रय चलते हैं? यानी कल तक स्विस बैंक का जिक्र था, अब अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के जरिए डील वैसी हो रही होगी क्या? यह सवाल है। और अगर यह सवाल है तो आखिरी सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जो छवि बीजेपी के जरिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए, भारत के भीतर तमाम योजनाओं के ऐलान और ऐलान से ज्यादा खर्च प्रचार के जरिए, इस देश के तमाम स्वायत्त संस्थान और संवैधानिक संस्थानों के जरिए जो डुगडुगी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बनाई गई, बढ़ाई गई, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभा सम्मेलन, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो सिडनी में हो, चाहे वो न्यूयॉर्क शहर में हो, वहां पर जो हिंदू स्वयंसेवक संघ की जो पूरी की पूरी टीम लग जाती है और सफल बनाती है, क्या इस वक्त उसी छवि को बचाने के लिए यात्राएं रोक दी गई है? क्योंकि पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब सामने ट्रंप होंगे तो क्या कह बैठेंगे, और जब कुछ कह बैठेंगे तो आप काउंटर कैसे करेंगे? यह अलग मसला है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस में टकरा जाते हैं और खुलकर विरोध करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का। यह अलग मसला है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला यह कहने से चूकते नहीं है कि अमेरिकी दादागिरी नहीं चलेगी। यह भी अलग मसला है कि कनाडा के राष्ट्रपति भी दो दो हाथ करने के लिए अमेरिका के सामने खड़े हो जाते हैं। यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल करता है। फिर भारत में ऐसा क्या है कि भारत की अंदरूनी राजनीति अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि ही भारत की घरेलू राजनीति को प्रभावित करती है, और वो छवि
ढह ना जाए, इसीलिए हर जगह वर्चुअली मौजूदगी होगी। क्या यही वो परिस्थिति है, या फिर इससे हटकर पहली बार भारत की डूबती इकोनॉमी के बीच जो भी आवाज चकाचौंध की नजर आती है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा दिए गए डाटा के आसरे जो नीति आयोग देता है और भारत का मीडिया उस पे तालियां बजाते चला जाता है और फैक्ट्स गायब हो जाते हैं कि इस दौर में बेरोजगारी जो था 2014 की तुलना में 27% बढ़ गया, बेकारी जो थी वो भी लगभग 18% बढ़ गई, भूखमरी की जो इंडेक्स था उसमें भी भारत और मुश्किल हालात में पहुंच गया। लेकिन इन सब के बीच भारत का कॉरपोरेट, उसका नेटवर्थ कहीं आगे बढ़ गया। ये लड़ाई उन सबको बचाने की है या फिर किससे बचें और किसे बचाएं, इस लड़ाई में भारत के प्रधानमंत्री की तमाम यात्राएं रुक चुकी हैं। रास्ता कठिन है क्योंकि बात अब छवि की नहीं, साख की है, क्रेडिबिलिटी की है। और शायद उस क्रेडिबिलिटी का दांव भी दुनिया के मंच पर नहीं, बिहार के चुनाव में झोंका जा रहा है और प्रधानमंत्री की अगली रैली की तारीख जगह तय हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।